नमस्ते। आज का पाठ है फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित आपकी पाठ पुस्तक में संकलित गज़ल। इससे पहले हम रुबाइयाँ पढ़ चुके हैं, आज गज़ल का अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक गज़ल अपने आप में अलग अलग है, अलग अलग भाव है उसका, अलग अलग व्याख्या है इसकी, कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। 9 रस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगे वो गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ इस गज़ल में जो शायर है फिराक गोरखपुरी, वे उस वातावरण का वर्णन कर रहे हैं कि 9 रस अर्थात नए रस से। यहाँ 9 रस का तात्पर्य है कि नया रस, नए नए रस से जो फूलों की पंखड़ियाँ हैं वो अपने नाजुक यानी कोमल जो कलियां हैं उनकी गांठों को खोलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अब खुलने को तैयार हैं। यानी कि जब फूल खिलता है तो उससे पहले उसकी पंखड़ियों में नया रस यानी कि बहुत जो रस है उसका वो भर जाता है, और उससे परिपूर्ण रस से, नए रस से परिपूर्ण जो फूल की पंखड़ियां हैं वो अपनी नाजुक यानी कोमल गिरहें अर्थात गांठों को खोलने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही फूल खिलेगा तो जो गुलशन में है वातावरण में क्या छा जाएगा कि एक रंग और सौंदर्य दोनों ही दिखाई देने लगेंगे। एक तरफ से जो रंग है वह भी दिखाई देगा, सौंदर्य दिखाई देगा, और दूसरी ओर उसकी सुगंध भी सब जगह फैल जाएगी जब फूल खिलेंगे। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 9 रस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। दूसरी ओर कवि ये भी कहता है कि जिस प्रकार से पक्षी कोई होता है पर तोले, या उड़ जाने को रंगो, रंग और बू यानी उसका जो फूल का रंग है और बू अर्थात सुगंध, इस प्रकार के पक्षी के 2 पर हैं। और जब कोई पक्षी उड़ने के लिए तैयार होता है तो वह पहले अपने परों को तोलता है यानी कि हिलाता है, वो तैयार होता है कि अब वह उड़ेगा। इसी प्रकार से जो फूल की पंखड़ियां हैं वह भी बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार हैं, और उनके उड़ते ही ऐसा लगता है जैसे कि रंग और बू अर्थात सौंदर्य और सुगंध दोनों एक प्रकार से एक पक्षी के पर हैं जिनको वह तोल रहा है कि गुलशन में यानी बगीचे में अब वह उड़ेगा। जिस प्रकार जैसे ही फूल खिलेंगे, फूल जो कोमल कलियां हैं वो अब फूल बनने को तैयार हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ शायर कहता है कि जो वातावरण है वो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल हर तरफ सभी लोग जैसे ऐसे तारे भी टिमटिमा रहे हैं, अर्थात तारे आंखें झपकावे जर्रा जर्रा सोए, सारे लोग सोए हुए हैं, यानी कि जो कण कण है वह सोया हुआ है। ऐसे में उसे जो नींद आ रही है, जैसे उनकी आंखें झमक रही, तारे भी ऐसे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो भी आंखें झपका रहे हैं। तब सारा कण कण यानी रात का समय है और सारे लोग सोए हुए हैं, और जर्रा जर्रा सोए यानी जर्रा जर्रा का तात्पर्य है यहाँ पर कण कण जब सो रहा है, और ऐसे रात के सन्नाटे में तारे भी ऐसा लग रहा है कि आंखें झपका रहे हैं, कि जो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं तो उनकी जो आभा है, उनका जो प्रकाश है वो कभी कम कभी ज़्यादा होता है। तो उसको ऐसा लग रहा है शायर को कि जैसे उन्हें भी नींद आ रही है और वे आंखें झपका रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है उसको। और आगे कहता है कि तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब कहते हैं रात को, और सन्नाटा यानी मौन, जब बिल्कुल शांत हो वातावरण तो हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो शायर कहता है कि तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यानी जब रात में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है तो अब सन्नाटा भी बोलता हुआ प्रतीत होता है, और एक तरह से देखा जाए जब हमारे मन में शांति होती है तब हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है। ये भी उसकी शायर की सोच हो सकती है। तो कहता तुम भी सुनो, यानी जिसको सुनना है अपने अंतर मन की आवाज़ वो कब सुन सकता है, जब मन में शांति हो। अब
जिस प्रकार से रात्रि में सन्नाटा भी बोलता हुआ प्रतीत होता है, वैसे जब मन शांत होगा व्यक्ति का तो उसे अपने अंदर से अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, यानी उसे महसूस होगा कि वह क्या है। अगली है गज़ल, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ इस जो गज़ल में कबीरदास वो फिराक गोरखपुरी ने उनके लिए कहा है जो किस्मत को रोते रहते हैं, यानी कुछ स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते हैं और किस्मत को रोना रोते रहते हैं। हमारी किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, इस प्रकार से किस्मत को ही दोष देते हैं। तो यहाँ फिराक गोरखपुरी कहते हैं उन्हीं लोगों के बारे में कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत और हमें दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमें रो लेती है और हम किस्मत को रो लेते हैं, यानी एक दूसरे पर अफसोस जता लेते हैं और ये कह देते हैं कि किस्मत में था नहीं, इसलिए पुरुषार्थ कुछ करना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, बस केवल यही है कि एक दूसरे पर दोषारोपण, किस्मत उस पर दोष लगा देती है कि तुमने प्रयास नहीं किया, और वो किस्मत पर दोष लगा देता, किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं प्राप्त हो पाया। यानी भाग्यवादी लोगों के लिए ये गज़ल कही गई है। अगली गज़ल में कवि उन लोगों के लिए कहता है जो हर समय किसी न किसी की निंदा में ही तत्पर रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं, निंदा में लगे रहते हैं, यानी निंदा अर्थात बुराई। यहाँ कवि शायर कहता है, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। जो लोग बदनाम करने के लिए, दूसरों को बदनाम करने के लिए निंदा करते रहते हैं, यदि वो इतना सोच पाएँ कि ऐसा करके वे अपने ही रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं कि उनके मन में कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन की भावना है, जिसके कारण वो हर समय निंदा करते रहते हैं। तो ऐसा करके जो लोग भी निंदा करते हैं दूसरों की, वे ये जान लें कि ऐसा करके जो बुराई कर रहा है दूसरों की, वो बुराई दूसरों की नहीं कर रहा है, बल्कि वह स्वयं अपने आप को बदनाम कर रहा है, अपना ही पर्दा खोल रहा है। मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले, यानी कि शायर का कहने का तात्पर्य है कि जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरी निंदा करते हैं, वे अगर इतना सोच पाएँ कि वे मेरा रहस्य नहीं खोल रहे हैं, मेरे रहस्यों से पर्दा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वे अपने ही रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं, अर्थात अपने अंतर मन में जो उनके विचार चल रहे हैं, जिस प्रकार से वे ईर्ष्या भाव रखते हैं दूसरों के प्रति, उसका वो जो है पर्दा उठा रहे हैं, उस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, यानी अपनी ही बुराई देखा जाए तो दूसरों के सामने कर रहे हैं। अगली गज़ल है, ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुस्ती है होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ये कीमत भी अदा करें। यहाँ शायर जो है अपने प्रिय से कहता है कि ये कीमत भी अदा करें, अपने प्रिय के लिए कहता है कि हम ये कीमत पूरे होशो हवास में, यानी जो कवि शायर है वो एक प्रिय के मन के भाव को प्रकट कर रहा है, एक प्रेमी के मन के भावना को प्रकट कर रहा है कि वो ऐसी गहन अनुभूति को जो उसने किया है कि मैं ये भी पूरे होशो हवास में ये कीमत अदा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सौदा किसका किया है, तुम्हारा, और तुम्हारा सौदा किया है, और यदि मुझे लोग दीवाना कहते हैं तो मैं दीवाना होने को भी तैयार हूँ, क्योंकि जब प्रेमी होता है एक प्रकार से दीवाना हो जाता है, और दीवाने का तात्पर्य पागल हो जाना, अपने आप में खोए रहना, और ऐसा ही लोग कहने लगते हैं किसी प्रेमी के लिए। तो जब ये प्रिय है, वो प्रिय शब्दों में एक तरह से वर्णन है कि कहते हैं ये कीमत भी अदा करें। लोग कहते हैं दीवाना तो कहते रहें, क्योंकि मैंने तुम्हारा सौदा किया है, तुम्हें प्राप्त करने के लिए, यानी हमने अपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए ये सौदा भी हम करने को तैयार हैं, और इसे हम पूरे होशो हवास में करने को तैयार हैं कि कोई मुझे दीवाना कहता है, कोई मुझे पागल कहता है, तो मैं ये सब भी सहन करने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अगली गज़ल है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। यहाँ शायर ने उस भाव की अभिव्यक्ति की है जिसमें जो प्रेमी होता है वो अपने प्रिय के बारे में कभी दुनिया को नहीं बताता है कि उसे कितना, उसके वियोग में वह कितना दुखी है। तो वो कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा को समझता हूँ,
तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। मुझे तुम्हारे वियोग से जो मुझे दर्द प्राप्त हुआ है, जो मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन समाज की मर्यादा का मुझे ध्यान है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कुछ समाज की जो मर्यादा है उसके साथ साथ दुनिया समाज की दृष्टि में अपने इस दुख को बता करके मैं अपने लिए इस दर्द को बांट करके, यानी लोगों को बता करके मैं तुम्हारे गम का मैं सम्मान करता हूँ। तेरे गम का पासे अदब है। पासे अदब का तात्पर्य है कि मैं तुम्हारे गम का सम्मान करता हूँ, क्योंकि यदि मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हूँ तो तुम्हें भी दुख होगा। इसलिए कवि क्या कहता है, और कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कुछ सामाजिक मर्यादा है,